Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the another part of critical race theory. ठीक है, in our first part 1 उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं what is the critical theory, what is the racism and what is the रोल ऑफ क्रिटिकल थेरी इन रेसिज्म। और फिर हमने रेसिज्म पे तमाम क्रिटिकल थेरीज को अप्लाई किया और फिर हम समझे कि एक्चुअली में क्रिटिकल रेस थेरी होती क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। आज हम कुछ अजम्पशंस और कुछ टेनेट्स मींस रूल्स डिस्कस करने वाले हैं of critical race theory. So without wasting any single minute, please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much. Let's get start. सबसे पहले हम कुछ assumptions पढ़ते हैं। assumptions अब क्या होती हैं? assumptions होती हैं कोई suggestion, कोई problem create हुई है, उसका solution, उसको sort out करना by applying some theories, फिर strategies, फिर कुछ इस तरह के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपने अप्लाई करके सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो अजम्पशंस कहलाती हैं। अब अजम्पशंस अब क्या हैं? अब क्रिटिकल रेस थ्योरी अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिटिकल रेस थ्योरी के क्या होती है। अब ये एवेल्यूएट करती है नॉलेज को, जिसकी वजह से क्लास डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से रेसिज्म क्रिएट होती है। ठीक है, अब जैसे कि ये बेसिकली ज़्यादातर जो रोल है इसका, ये पॉलिटिकल वे में, पॉलिटिकल लेवल पे परफॉर्म करती है। जैसा कि इस क्रिटिकल रेस थ्योरी रिसर्चर्स चैलेंज करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को, न्यूट्रलिटी को एंड अथॉरिटी को, स्कॉलरी अथॉरिटी को। ठीक है, and the way these objectives may be used to distance and separate researcher from double material life। अब क्या है, ये कहते हैं कि चैलेंज करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को कि इंसान का मकसद क्या है। ठीक है, न्यूट्रलिटी को और स्कॉलरी अथॉरिटी को। अब क्यों चैलेंज करते हैं कि वाइट मैन के पास अगर खसूसियात हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो क्या ब्लैक मैन के पास वो नहीं है? क्या बाकी जो रेसिस के लोग हैं उनके पास नहीं है? जो सुपरमेसी वाइट को ही मिल गई है सारी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, इस पे सवाल किए जाते हैं। फिर ये अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। किस तरह के स्कॉलरशिप्स जो है ना, ये अगर हम यूएस की तरफ जाएं तो देखा जाए तो स्कॉलरशिप ज़्यादातर जो है वो मिल रही है वाइट मैन को। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90% जो लोग हैं वो वाइट मैन है जिसको स्कॉलरशिप दी जा रही हैं। बेशक उनमें टैलेंट है, ये नहीं है, लेकिन वाइट मैन को सुपीरियर कह दिया गया है, इस वजह से उनको स्कॉलरशिप दे दी गई हैं। तो इस अथॉरिटी पे भी उनको क्वेश्चन किया गया है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है जिसकी बेस पे आप सिर्फ वाइट को पूछ रहे हैं और ब्लैक को पीछे कर रहे हैं। ठीक है, इस पे चैलेंज दिया गया है। फिर उसके बाद वो मटेरियल लाइफ पे चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि आपने किस तरह एक मटेरियल लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ एक है, आपने उसको दो हिस्सों में क्रिएट करके रख दिया है, दो हिस्सों में उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। आप अपने आप को सुपीरियर और दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं। आप समझते हैं आप सिविलाइज्ड हैं और दूसरे अनसिविलाइज्ड हैं। किस बेस पे? क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकल पावर है। सिर्फ इस बेस पे पॉलिटिकल, उस इकोनॉमिकल पावर की वजह से उन्होंने तमाम तर इलाकों, तमाम तर कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, रिलीजनल, हर तरह की ताकत को, लेवल की ताकत को उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, डोमिनेट किया हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को वो चैलेंज करते हैं। अब ये क्या कहता है कि क्रिटिकल रेस थ्योरी scholars express skepticism toward dominant legal claim of neutrality, objectivity, color blindness and meritocracy। अब इसी की वजह से अब जो क्रिटिकल रेस थ्योरी के स्कॉलर्स हैं, अब वो फिर अपने लॉज पेश करते हैं। ठीक है, अब वो डाउट्स पेश करते हैं कि अब आपकी अथॉरिटी पे, आपके ऑब्जेक्टिविटी, आपकी स्कॉलरली अथॉरिटी पे हमें शक है।
हम इस पे एग्री नहीं है, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे हर लेवल पे। न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उस कलर ब्लाइंडनेस के जिसके बिहाइंड आपने, जिसकी आड़ में, जिसके कवर में आके आप लोगों ने अपने आप को सुपीरियर कहा हुआ है, और उस मेरिट पे जिस पे आप जज करते हैं, जबकि आपके पास इतना टैलेंट है ही नहीं, ठीक है। और ब्लैक्स के पास शायद आपसे ज़्यादा टैलेंट हो, क्या पता, लेकिन आप सिर्फ अपनों को जज कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी रेस को जज कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने क्वेश्चन राइज़ किए। अब जो पहला रीज़न है अब क्रिटिकल रेस थ्योरी में, वो सबसे पहले फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन है। अब फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि सबसे पहले तो वो कम्युनिकेट करके आपस में सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं मसले, जिसकी वजह से रेसिज्म क्रिएट होती है। अब आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है जिसकी वजह से रेसिज्म क्रिएट हो रही है, ठीक है। कौन से आइडियाज़ हैं, इन पे बात की जा रही है। अब उन पे बात करने के बाद अगर वो आइडियाज़ मिल रहे हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने की भी जो है जो सॉर्ट आउट किस तरह से किया जाए उन प्रॉब्लम्स को, वो भी क्रिटिकल रेस थ्योरी स्कॉलर्स बता रहे हैं। सबसे पहले तो वो उन आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से क्लास डिफरेंशिएट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाइट और ब्लैक में एक बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। और फिर उस बाउंड्री को किस तरह ख़त्म किया जाए, किस तरह आइडियाज़ को चेंज किया जाए, सोसाइटी को किस तरह रिफॉर्म किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन होती है, ठीक है। ये यानी कि पहले तो सिर्फ डिस्कशन के ज़रिए तमाम मामले को सॉर्ट आउट किया जाता है। सेकंड, अब एस्पेक्ट क्या है क्रिटिकल रेस थ्योरी का, इसमें जो रियल वर्ल्ड है ना रेसिज्म की, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको उसमें बताया जाता है, उसमें कहा जाता है कि येलोइश, ब्राउनिश, ब्लैकिश, वाइट, बाकी जितने भी रंग नस्ल के लोग हैं उनमें जब नेचर जो है वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करती, तो आप कौन होते हैं डिफरेंस क्रिएट करने वाले। जो रियल वर्ल्ड है उसमें रेसिज्म का, कलर ब्लाइंडनेस का, वाइट सुपरमेसी का कोई ताल्लुक दूर दूर तक है ही नहीं। तो आप ये तमाम चीज़ें क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस रियल वर्ल्ड को प्रमोट किया जाता है जिसमें रेसिज्म, अब रेसिस मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, ब्लैक है, वाइट है, येलो है, रेड है, ब्राउन है, ठीक है। अब ये तमाम रेसिस इसलिए तो नहीं बनाई गई ना कि इनमें डिफरेंस क्रिएट हो। अब ये तमाम रेसिस जो हैं ये अपने अपने हिसाब से एक नेचर ने बनाई हुई हैं, ठीक है। अब गॉड ने अपने हिसाब से उनको जनरेट किया है, क्रिएट किया है, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि आप उसमें क्लास डिफरेंस क्रिएट कर दें। आप वाइट और ब्लैक में उसको अथॉरिटी को आप कहें कि ब्लैक के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो इन्फीरियर है, वो अनसिविलाइज्ड है, वो फेमिनाइन पावर रखता है, और वाइट सिविलाइज्ड है, एजुकेटेड है, वो मैस्कुलिनिटी पावर रखता है, वो हर तरह की पावर रखता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजनल, एजुकेशनल, ठीक है। और ब्लैक को आप एक साइड पे कॉर्नर में रख दें, तो इस पे भी बात हुई है। अब इसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ है कि जो रेसिस्ट डिस्कोर्स था ना, कि हमारे जहनों में एक स्टेटमेंट बिठा दी गई है कि वाइट इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, वाइट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैन, वाइट इज़ अ सुपीरियर मैन। अब जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो भी अपने आप को सुपीरियर समझता है, ठीक है। अब उस डिस्कोर्स को चैलेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाइट बहुत अच्छा है, वाइट अक्लमंद है, वाइट एक वाइस पर्सन है, वाइट के पास रैशनल पावर है, वाइट के पास हर तरह की पावर है, और ब्लैक इन्फीरियर है। ब्लैक कुछ नहीं है, ब्लैक सिर्फ वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है। इस डिस्कोर्स को चैलेंज हुआ है, हमारी उस सोच को चैलेंज हुआ है। हाँ, वो स्टेटमेंट्स जो हमें वाइट मैन ने दी थी उस स्टेटमेंट को चैलेंज हुआ है, क्योंकि अब लोगों में शऊर पैदा हो गया है, उनको पता चलने लग गया है कि अब एक्चुअल में रियल वर्ल्ड रेसिज्म के बारे में क्या कहती है। किसी को भी अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पे कोई तरजीह नहीं दी जाती। अब ये सेंस क्रिएट होने लग गई है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो द एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज, ठीक है,
इसमें आप देखेंगे कि इस तरह ब्लैक और वाइट का एक डिफ्रेंशिएट क्रिएट हुई है, दोनों में क्लास डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, और वो एक दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है। तो उस रेसिज्म पे बात की जाती है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ अजम्पशंस दी गई हैं, ठीक है। अब उन्हें ये कहा गया है कि इट इज़ ऑल्सो क्रूशली अवेयर ऑफ द वे ऑफ रेस एंड रेसिज्म अफेक्ट द बॉडीज आइडेंटिटीज़ एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल ऑफ कलर। अभी कहते हैं अगर तुम ये डिफ्रेंशिएट क्रिएट करोगे, अथॉरिटी क्रिएट करोगे, तुम लोगों को नहीं पता ये फिज़िकली मेंटली उनकी आइडेंटिटीज़ को, ब्लैक की आइडेंटिटीज़ को किस तरह हर्ट कर रही हैं। तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस जो है वो किस तरह हर्ट कर रहा है, उनकी सोचों को, उनको फिज़िकली टॉर्चर और मेंटली टॉर्चर दे रहा है, ठीक है। अब एक्सप्लेन करता है ये रेसिज्म एज सोशल कंडीशन गोज वेल बियॉन्ड इंडिविजुअल इंटेंशनल रेसिस्ट एक्ट and must be understood as institutional, social, economic, political and historical level। अब इस बात को, इस कंडीशंस को एक्सप्लेन किया गया है इन तमाम लेवल्स पे, ताकि ये अंडरस्टूड हो सके कि जो जितना राइट वाइट को है उतना ही ब्लैक के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बोथ आर इक्वल। अब बात करते हैं despite extant research confronting white supremacy as political and discursive condition, voices in the field of the communication have called increased attention, ठीक है। अब the ideology of the whiteness will remain dominantly politicized unless more of such scholarship is acknowledged and we recognize the historical embedded root of structural racism। जब तक आप उस आइडिया को चेंज नहीं करेंगे कि वाइट इज़ द सुपीरियर, अब ब्लैक भी यही सोचता है कि वाइट, अब जो अगर आप जाएँ पाकिस्तान के गांव में देख लें, अब वाइट कलर को प्रमोट किया जाता है। अब रिश्ता देखने के लिए भी लड़की तलाश की जाए तो वाइट कलर की देखी जाती है, उसको बेशक कुछ आता हो या ना आता हो, उसके पास एजुकेशन हो नहीं हो, उसके पास मैनर्स हो, एटिकेट्स हो नहीं हो, डजंट मैटर, सिर्फ उसका रंग रूप देखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ कोशिशें होती हैं कि वाइट हुआ जाए, ठीक है, वाइट कलर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये हमने खुद ही स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं, खुद ही अपने माइंड्स को डिस्कोर्स दिए हुए हैं कि वाइट जो है वो प्यारे लगते हैं, ब्लैक प्यारे नहीं लगते, ठीक है। तो जब तक आप इस आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे अपनी सोसाइटी से, तब तक आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं आने वाली, सही है। कुछ ये असम्पशंस हैं, आपको कुछ उन्होंने थेरीज पेश की हैं, कुछ थॉट्स, कुछ फीडबैक्स, कुछ सजेशंस दिए हैं जिसके थ्रू आप रिफॉर्म कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को। अब कुछ टेनेट्स पढ़ लेते हैं। टेनेट्स मीन रूल्स ऑफ द क्रिटिकल रेस थेरी। अब कुछ रूल्स हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो रूल है रेस स्टिल मैटर। अब वाइट है, कुछ तरह जिस मर्जी तरह की रेस है, वाइट, येलो, ब्लैक, रेड, ब्राउन, जो भी है, ये सिर्फ एक मैटर है और इक्वल मैटर है। आप किसी एक मैटर को किसी दूसरे पे तरजीह नहीं दे सकते, ठीक है। अब ये फर्स्ट रूल है क्रिटिकल रेस थ्योरी का। अब इसमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे रेस को ना सेंट्रल कंपोनेंट माना जाता है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरी अथॉरिटी आ गई यहाँ पे। अब वो रेस कौन है जो सेंट्रल कंपोनेंट है? वो है द वाइट रेस, द वाइट सुपरमेसी, ठीक है, जिसको सबसे पहले देखा जाता है कि रेस कौन सी है। डिस्पाइट नोशन ऑफ पोस्टरिकल अमेरिका critical race theory, scholar maintain the white supremacy is constitutive feature of US life. US life में भी सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल कंपोनेंट देखा जाता है स्कॉलरशिप का, वो वाइट सुपरमेसी है, ठीक है। सच अब यहाँ पे बताया गया है जो वाइट सुपरमेसी है ये सेंट्रल टू CRT वर्क इज़ द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्रिटिकल वाइटनेस स्टडीज़। अब सबसे पहले उन्होंने इसी पे आर्ग्यूमेंट किया है, इसी पे क्वेश्चन राइज किया है कि वाइट सुपरमेसी ही क्यों, ब्लैक सुपरमेसी क्यों नहीं आई अभी तक आई, ब्राउन सुपरमेसी क्यों नहीं आई, येलो सुपरमेसी क्यों नहीं आई,
ब्राउन सुप्रीमेसी क्यों नहीं है, सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी का क्या ताल्लुक है, जबकि ये तमाम भी रेसेस हैं। अब रेसेस में अगर सुप्रीमेसी आ रही है तो सब में इक्वल होनी चाहिए, जबकि सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी को डिस्कस किया जाता है। सही है। अब यहाँ पे अगर बात करें, इस पे उन्होंने डिस्कशन की है कि वाइट सुप्रीमेसी ही क्यों, वाइट को ही स्कॉलरशिप अथॉरिटी क्यों मिले। सच स्टडीज़ मेक एक्सप्लिक्ट हाउ वाइट supremacy organize the context and the content of communication between people of color and mainstream ideological operators such as the media, the religion and education. अब कोई भी लेवल है, कोई भी सफेयर है, रिलीजन पे ले लो, एजुकेशनल सिस्टम में ले लो या मीडिया में ले लो, अब जो ब्लैक है उसको इन्फीरियर दिखाया जाता है, बारबेरिकल क्वालिटीज़ सिखाई जाती हैं उसमें। ठीक है। रिलीजन भी किसको प्रमोट, इस्लाम इज़ द परफेक्ट रिलीजन, लेकिन किसको प्रमोट किया जाता है, हमारा रिलीजन क्या है, शलवार कमीज़ पहनो, हिजाब ओढ़ो, जो टाइट क्लॉथ्स हैं, टाइट ड्रेसेस हैं उनको ना करो, अपने आप को ढांप के रखो, बाल नज़र ना आए, गैर महरमों से बात ना करो, ना मिलो जुलो, एट्सेट्रा। लेकिन रिलीजन किसका फॉलो हो रहा है, स्टिल टुडे हम किसको फॉलो कर रहे हैं, वाइट सुप्रीमेसी को, हर तरह से। एजुकेशनल सिस्टम, मीडिया, इंग्लिश को प्रमोट किया जाता है, इंग्लिश बोलने वाले को सुपीरियर समझा जाता है। इंग्लिश किसकी ज़ुबान है, वाइट मैन की ज़ुबान है इंग्लिश। रिलीजन प्रमोट उनका किया जाता है, एजुकेशन उनकी प्रमोट की जाती है। अमेरिकन ड्रीम्स, अगर आपने लेफ्ट एंड फंडामेंटल पढ़ा हो तो उसमें एक अमेरिकन ड्रीम आता है जिसके थ्रू पाकिस्तानी या इंडियन या बाकी एशिया के बॉयज़ या बाकी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड से बुलाए जाते हैं लोग, अमेरिकन ड्रीम दिखाया जाता है और उनसे सिर्फ काम, उनको सिर्फ वो वर्किंग क्लास समझते हैं, उनको पहले पढ़ाते हैं। ठीक है। उन पे ट्रस्ट अपना डेवलप करते हैं उनके अंदर और फिर उन्हीं से काम करवाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, बल्कि नहीं, उनको फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा होता है क्योंकि वो अपने बंदों को उन्होंने प्रोग्रेस पे लगाया हुआ है, डेवलपिंग पे लगाया हुआ है और दूसरों से काम लेके भी अपना ही मुल्क चला रहे हैं। सही बात है। अब this work exposes the power, complexity and the normativity of whiteness discursive and demonstrate the influence of the whiteness on people and the way whiteness is reproduced as a cultural center। और ये बताया गया है सबसे पहले तो हमारा सबसे ज़्यादा हमारा इसमें फॉल्ट है कि हमने ही वाइट सुप्रीमेसी को रिप्रोड्यूस किया है। वाइट वाइट सुप्रीमेसी ख़त्म हो गई थी जब सब कॉन्टिनेंट अलग हो गया था। बरसगीर में पाकिस्तान, हिंदू, इंडिया जो है पाक और हिंद अलग हो गए थे। वाइट सुप्रीमेसी तब ख़त्म हो जानी चाहिए थी क्योंकि तब हमारा कोई रोल ही नहीं था, वाइट मैन का कोई रोल ही नहीं था, उसको तो बाहर निकल जाना चाहिए था। तभी हमारे हरकतों से हमारे मुल्क से जब निकल गए थे, लेकिन स्टिल टुडे वी आर द सर्वेंट ऑफ द वाइट मैन, उनके अंडर कंट्रोल है। वी आर द अंडर कंट्रोल ऑफ द वाइट मैन। किस तरह, जब वो गए थे ना, सबसे पहले तो बात करते हैं जब वो आए थे। छोटी सी बात एग्जांपल देती हूँ। जब वो आए हम हाथों से खाना खाते थे। जब वो आए पैंट शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी। जब वो आए फोक एंड नाइफ़ का उन्होंने इंट्रोडक्शन सबसे पहले करवाया। अब जब वो चले गए तब हम पैंट शर्ट तब भी पहनते थे। जब वो चले गए फोक एंड नाइफ़ का यूज़ हम तब भी करते थे। तो क्या वो गए? वो बिल्कुल नहीं गए। हमने वाइट सुप्रीमेसी को रिप्रोड्यूस किया है। वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हम ही ने मीडिया के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, रिलीजन के थ्रू उनको फॉलो करते हुए रिप्रोड्यूस किया है द वाइट सुप्रीमेसी। सेकंड पढ़ते हैं
कि द सेंट्रलिटी ऑफ द नैरेटिव एंड द स्टोरी टेलिंग। अब बात की जाती है एक स्टोरी की, उसमें स्टोरी टेलर का बताया जाता है और उसका नैरेटिव का बताया जाता है। स्टोरी क्या है, सुनाने वाला कौन है। अब मैं आपको वैसे ही बताती हूँ कि अगर ब्लैक मैन की स्टोरी वाइट मैन सुना रहा है तो कहा जाएगा, अफ्रीकन्स की अगर स्टोरी सुनाई जाए तो कहते हैं कि वो बारबेरिक हैं, वो जंगली टाइप है, जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी किसकी है, अफ्रीका की। वाइट मैन क्यों सुना रहा है, और अगर सुना रहा है तो उसको कैसे पता कि वो जंगली है, क्या उसने नुकसान पहुंचाया उसे। ठीक है, अगर नुकसान पहुंचाया होता तो वो बच के कैसे निकल आया वहाँ से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो फॉरेस्ट में गया उसको देखने के लिए, तो अगर वो जंगली थे तो उनको मार देते हो, वो बच के कैसे निकल आया। तो इसको किस तरह पता वो जंगली हैं। अब 9/11 का वाक़या हुआ, मुस्लिम्स को टेररिस्ट करार दे दिया गया। हर मुसलमान, दाढ़ी रखने वाले, सुरमा पहनने वाले, टखनों से ऊंचे पांचे रखने वाले हर इंसान को टेररिस्ट करार दे दिया गया था। उनको कैसे पता कि इस्लामोफोबिया है। ठीक है, उनको कैसे पता कि हर मुसलमान टेररिस्ट है। ये स्टोरी किन की है, सुना वाइट मैन रहा है। स्टोरी टेलर कौन है, स्टोरी किसकी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने वाला कौन है, ये वाइट मैन है। उसी ने ही क्लास डिफरेंस क्रिएट, रेस डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। स्टोरी किसी की है, सुना वाइट मैन रहा है। हर इंसान की स्टोरी वाइट मैन ने सुनाई है, हर रेस की स्टोरी वाइट मैन ने सुनाई है। अब पढ़ते हैं द सेकेंड टेनेट ऑफ द क्रिटिकल रेस सीरीज, सेंट्रलिटी ऑफ नेटिव एंड स्टोरी टेलिंग एज अ मैथड ऑफ एनालिसिस। यही वो मेथड है जिसके ज़रिए हम एनालाइज करते हैं तमाम रेसेस को। और वो डिस्कोर्स कौन देता है हमें, वो स्टेटमेंट, वो एनालिसिस किसके थ्रू हम करते हैं, वाइट मैन के थ्रू। जो वाइट मैन बताता है वही हम समझते हैं, वही हमारे पास डिस्कोर्स आया हुआ है। उस स्टेटमेंट के थ्रू हम हर रेस को जज कर रहे होते हैं। क्रिटिकल रेस theory, critic law and legal study of for not having incorporated people of color into scholarship। अब उनको स्कॉलरशिप में कोई हक ही नहीं है। एज वेल एज फॉर नॉट हैविंग चेंज्ड। फिर उसके बाद वन वे क्रिटिकल रेस थेरी scholars have sought to make such changes is by producing native by people of color। अब उन्होंने डिस्कोर्स दे दिया कि वाइट ऐसे हैं, वाइट बहुत अच्छे हैं, ब्लैक बारबेरिक हैं, अफ्रीकन बारबेरिक हैं, मुस्लिम टेररिस्ट हैं, चाइना ऐसे हैं, फलां हर तरह का उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब क्रिटिकल रेस थेरिस्ट जो थे ना, उन्होंने एक वे क्रिएट किया। उस वे में क्या था, वो खुद जाके पूछते थे, वो खुद जाके लोगों को जज करने लगे थे कि कौन सी रेस किस तरह की है। वो स्टोरीज़ जो सुनाई गई थी वो तमाम की तमाम गलत साबित हुई। ठीक है, अब रिलक्टेंट फंडामेंटल में भी अगर आप देखें तो उसमें भी एंड पे वाइट मैन ही गलत होता है, ब्लैक मैन तो गलत नहीं होता, वो मुस्लिम तो गलत नहीं होता। ठीक है, उसमें जो चेंगेज़ था, जिसको चेंजेस बोला गया है, ठीक है, वो क्या था, वो गलत नहीं था। उसको बहका के अमेरिकन ड्रीम दिखा के ले जाया गया और फिर एंड पे वही गलत, वाइट मैन ही गलत निकला। उसी ने तमाम फसाद क्रिएट किया और वही गलत निकला। ठीक है, अब उन्होंने खुद ही स्टोरीज़ पढ़नी शुरू की, दूसरों से बात करना शुरू की, उन्होंने काउंट्स की स्टोरीज़, फिर उन्होंने उस पर वर्क किया और फिर उन पर्सपेक्टिव से देखा जिस पर्सपेक्टिव से वाइट मैन ने जज करके बताया हुआ था। और वो तमाम की तमाम स्टोरीज़, वो तमाम पॉइंट ऑफ व्यू गलत निकले जो वाइट मैन में बताए थे, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लोगों के आगे रखा कि हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है, तमाम रेसेस गलत नहीं हैं, जिस तरह उनको बताया गया है वो उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है, जिसके थ्रू उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस फैलाई हुई थी। ठीक है, वो सिर्फ अपने आप को वैलिड करार देते थे, अपने आप को हर किसी के सामने रखते थे कि हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है,
तो अब वो तमाम जो उनकी स्टोरीज़ बताई गई थी वो तमाम के तमाम गलत साबित हो गई। किसके थ्रू? एक्सपीरियंशियल नॉलेज के थ्रू, क्योंकि उन्होंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया उनके नॉलेज को, उनके लिटरेचर को, उनके एटिकेट्स को, उनके मैनर्स को। अब उनके पास वो गए, उनको नहीं लगा कि वो अनसिविलाइज्ड हैं। उनके पास भी अपने रूल्स थे, उनके पास भी अपने कुछ नॉर्म्स, कुछ कल्चर्स, कुछ ट्रेडिशंस थी। तमाम के तमाम वाइट मैन ने तो नहीं दी ना। तो इस हिसाब से वाइट मैन बिल्कुल गलत साबित हुआ। अब अगर बात करें थर्ड की टेनेट्स की, तो थर्ड है क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म। अब थर्ड टेनेट है, इसमें बताया गया है लिबरलिज्म को प्रमोट किया गया है। अब एडिशनली लिबरलिज्म एसोसिएट नॉट विद इज बिलीफ प्रोग्रेसिव बट विद इंक्रीमेंटलिज्म। अब कहा जाता है कि लिबरलिज्म ये नहीं है कि सिर्फ लिबरल हो के प्रोग्रेस करते हैं, नहीं, लिबरल हो के प्रोग्रेस नहीं, लेकिन इनकी अखलाकियात पे, इंक्रीमेंटलिज्म मीन्स अखलाकियात, उनके बिलीव्स पे भी बात की गई है। ठीक है, उनके बिलीव्स के अकॉर्डिंग उनको आप आज़ादी दें। अगर वाइट मैन का ब्लैक मैन का बिलीफ है तो उनको उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग जीने दें। अगर इस्लाम है हमारा, मुस्लिम्स का इस्लाम है बिलीफ, तो उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग रहने दें। आप क्यों उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो आपके ड्रीम्स को, आपके रिलीजन को फॉलो करें? ठीक है, तो इस तरह लिबरलिज्म का ये मतलब नहीं है कि वो प्रोग्रेस हासिल करें, नहीं, इसमें ये कहा गया है कि जिसका जो बिलीफ है उस बिलीफ के अंडर उसको आज़ादी मिले, उस बिलीफ पे उसको आज़ादी मिले, वो जो है डरे बिना अपने बिलीफ पे कायम रह सके, अपने अकीदे पे कायम रह सके। उनको फोर्स ना किया जाए कि आप हमारे रिलीजन में आएँ या हमें फॉलो करें, ठीक है, या हमारे रूल्स को फॉलो करें। नहीं, जो उनके ट्रेडिशंस, उनके नॉर्म्स, उनके कल्चर्स हैं, उनको फॉलो करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। किस लिए? अब ये क्या था, इन्होंने इस एम ने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चेंज लाया है, रिफॉर्मेशन लाई है। ठीक है, अब वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट लिबरलिज्म प्लेस टू मच faith on reform and legislation of human rights. These ideas tend to rejected by critical race scholar because they ignore the depth of structural racism the people of race color face. The failure of civil rights movement have led many critical race theory scholars to reject piecemeal or gradual reform in the favor of more radical and revolutionary approaches. अब उन्होंने कहा वाइट मैन ने कि आप हमें फॉलो करें। सिविल राइट मूवमेंट जब हुई, अब शहरियों को हकूक़ मिलने चाहिए थे, तो अब वाइट मैन ने उसको भी, अब शहर में ब्लैक हर रेस का बंदा रहता था, इस वजह से उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन बाद में जब ये बात हुई कि हर किसी को उसके राइट मिलने चाहिए, तब ही ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकी। ठीक है, तब ही जो कलर ब्लाइंडनेस थी वो ख़त्म हो सकी, और ग्रेजुअली इसने एक रेवोल्यूशन लेके आई है किसमें? सोसाइटी में। अब सोशल जस्टिस पे बात करते हैं। द फोर्थ टेनेट ऑफ क्रिटिकल रेस थ्योरी इज कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस। अर्ली क्रिटिकल रेस थ्योरी वर्क बिगन एज अ क्रिटिक ऑफ द लीगल इंस्टीट्यूशन एंड जुरिडिकल मोड ऑफ थॉट। इसमें थॉट्स के बारे में सबसे बात की है। सोसाइटी में उस थॉट्स के अकॉर्डिंग जस्टिस होना चाहिए। अगर वाइट मैन की कुछ और थॉट है, अब सिविल राइट मूवमेंट तो हक तो उनको मिल गए, अब थॉट्स पे बात आती है ना, फिर अब अपनी थॉट्स इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए दूसरों पे। वाइट की अगर थॉट कुछ और है तो ब्लैक को उसको कोई पाबंदी नहीं कि उसी को फॉलो करे। उनमें इक्वालिटी आनी चाहिए, उनमें जस्टिस आना चाहिए। हर किसी को अपना काम करने की, अपनी आइडियाज़ को प्रमोट करने की इजाज़त होनी चाहिए। Critical race theory scholarship is often referred to as political and the intellectual movement. As such, many critical theories position themselves in opposition to dominant ideological and discursive frame. The field of communication as to a movement through racial critique of media, investigation and into social and political movement, institution and a commitment to the voice of marginalized. अब हर लिहाज से इंस्टीट्यूशनल वे में या सोशली या पॉलिटिकली हर
जो फील्ड है ना, हर जो लेवल है, हर स्फीयर में वॉइस को प्रमोट किया गया, जो मार्जिनलाइज्ड हुई थी, ठीक है, अब उनको फ्री कर दिया गया। अब कहा गया कि इसमें जस्टिस लेके आओ। अब राइट्स तो मिल गए हैं, फ्रीडम उनको मिल गई है, अब इसमें जस्टिस भी होना चाहिए। उन फ्रीडम में कोई किसी का पाबंद नहीं है, कोई किसी को फॉलो करने की पाबंदी नहीं रखता, ठीक है, हर किसी को इजाज़त है, हर किसी को फ्रीली वो अपनी लाइफ जी सकता है, अपनी थॉट्स को प्रमोट कर सकता है, हर किसी को किसी दूसरे पर तरजीह नहीं दी जा सकती। The last one is the acknowledgement of the importance of the interdisciplinary, a fifth tenet of the critical race theory. Critical race theory scholars recognize that there is a historical relationship between production of scholarly research and the maintenance of white supremacy. अब ये हिस्टोरिकली एक रिलेशनशिप है एक प्रोडक्शन में, स्कॉलरी प्रोडक्शन में, कि स्कॉलरशिप सिर्फ वाइट मैन को मिल सकती है, और ये निकली भी वाइट मैन की तरफ से थी, और ये कहा गया है कि सिर्फ ये वाइट मैन का हक है, वाइट सुपरमेसी सिर्फ में इसको मेंटेन रख सकती है। फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू द प्रेजेंट, क्रिटिकल रेस थ्योरी रिसर्च टेक्स अप अ मार्जिनलाइज्ड पोजीशन इन academic journals as much by necessity as design. Thus, critical race theory scholars have learned to move across disciplinary boundaries in order to opportunity to connect with other relevant bodies of literature and to share their scholarship with others. The move to interdisciplinary is instrumental to the broad dissemination and uptake of critical race theory scholarship across academic disciplines and contributes to critical race theory's continued relevance as the theoretical predict. अब यहाँ पे डिसिप्लिन जो था एक के क्रिटिकल रेस थे, जो वाइट सुपरमेसी है उसी को वाइट मैन को ही स्कॉलरशिप दी जा सकती है, वाइट मैन का ही हक है। अब इसको बदलने के लिए उन डिसिप्लिन्स को तोड़ा उन्होंने कहा कि सिर्फ वाइट मैन का हक नहीं है, बाकी रेसेस के साथ भी इसको शेयर किया जाए। क्योंकि ये पैसा, ये स्कॉलरशिप की तमाम जो मटेरियल है ये किसकी तरफ से आता है, ये टैक्सेस कौन देता है? वाइट मैन टैक्स नहीं देता, कौन देता है? बाकी रेसेस के लोग। तो इन पे ज़्यादातर हक जो है, ये फंड्स जो स्कॉलरशिप्स आपको आती हैं ये बाकी रेसेस से आती हैं, तो ये हक है कि उनको भी दी जाए, ठीक है। तो इसमें ये डिस्कस किया गया है। आई होप ये हमारा जो एक टॉपिक था क्रिटिकल रेस थ्योरी का, इस आज की वीडियो में पूरा कवर हो गया। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड द ऑल ऑफ थिंग्स। हर टॉपिक आप क्लियरली अंडरस्टूड हो गया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।